नीलम की बेटी प्रिया को देखने के लिए लड़के की माँ शोभा, लड़के का पिता संजय और लड़का मयंक आया होता है। तभी नीलम कहती है, मेरी बेटी तो बहुत ही समझदार और गुणी है। मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती, वो सब कुछ खुद ही कर लेती है। और हमारे पूरे खानदान में सभी लोग प्रिया को बहुत मानते हैं। जी बिल्कुल, आपका घर देखकर ही पता चल रहा है कि ये सब साज सजावट आप ही की बेटी ने की है। जी बिल्कुल, मेरी बेटी को घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। वो घर को बहुत साफ सुथरा भी रखती है और उसे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वैसे मैं भी ये क्या बातें कर रही हूँ, गंदगी कहाँ ही किसी को पसंद आती है। जी बिल्कुल, मुझे प्रिया जैसी ही बहू चाहिए थी। देखिए बहन जी, मैं बातें घुमाना नहीं जानती हूँ, इसीलिए आपसे साफ साफ कह रही हूँ। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मैं आप ही की बेटी को मेरी घर की बहू बनाना चाहती हूँ और आपकी भी रजामंदी हो तो हम ये रिश्ता पक्का कर सकते हैं। अरे बहन जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी आपका बेटा मयंक बहुत अच्छा लगा। मैं भी इस रिश्ते को लेकर अपनी पूरी सहमति देती हूँ। इस तरह से मयंक और प्रिया का रिश्ता तय हो जाता है और शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल का घर बाहर से तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्रिया जब अंदर जाती है तब वो देखती है कि वो घर बहुत ही पुराना है। तो बता बहू, कैसा लगा हमारा घर? तुझे पता है ये घर हमारा पुश्तैनी है। अरे मैं भी ये क्या बातें लेकर बैठ गई। तू थक गई होगी ना? जा बेटा, जाकर आराम कर ले। और मयंक, बहू को कमरे में लेकर जा। फिर प्रिया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है और वो जब रसोई में जाती है तब उसे वहां पर अलग ही बदबू आती है। ये रसोई में कैसी बदबू आ रही है? फिर प्रिया रसोई की दीवार को हाथ लगाती है तो वो हल्की हल्की से गीली होती है। हे भगवान, ये बदबू तो इन दीवारों से आ रही है। ये दीवार सीली हुई है। लगता है घर पर किसी का ध्यान ही नहीं गया है। मैं भी ये क्या बातें लेकर बैठ गई। आज मेरी पहली रसोई है, जल्दी से सबके लिए खाने के लिए बना देती हूँ। फिर प्रिया जब खाना बनाने के लिए बर्तन निकालती है तो वो बर्तन काफी ज्यादा बड़े होते हैं और तभी वहां पर प्रिया की सास आती है। अरे माँ जी, ये बर्तन कुछ ज्यादा बड़े नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, हमारे घर में तो इन्हीं बर्तनों में खाना बनता है और आज तो तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तू भी खाना इसी में बना ले। घर में नई होने के कारण प्रिया ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। फिर खाना होने के बाद सभी लोग जब सोफे पर बैठते हैं तब प्रिया को वो सोफे काफी सख्त लगते हैं। हे भगवान, माँ जी, ये सोफे तो कितने सख्त हैं और आप लोग इस पर कैसे बैठ सकते हो? और तो और ये कितने पुराने भी लग रहे हैं। क्या बहू तुम भी, अभी ससुराल आए हफ्ता भी नहीं हुआ है और अभी से तू नखरे दिखाने लगी है। अरे हमारी घर की छोटी से छोटी चीज बहुत मजबूत है। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही मजबूत लग रही है। प्रिया को अपना ससुराल कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। रोज बड़े बड़े बर्तनों में प्रिया को काफी ज्यादा खाना बनाना पड़ता है, जिससे प्रिया बहुत परेशान हो जाती है। और एक दिन वो अपनी सास से कहती है, बस माँ जी, अब बहुत हो गया। रसोई में इतने बड़े बड़े बर्तन हैं और उन बड़े बड़े बर्तनों के हिसाब से ही आप मुझसे खाना बनवाती हो, जिससे बनवाने में मेरी हालत खराब हो जाती है और बाद में तो वो खाना बस फेंकना ही पड़ता है। तो फिर इतना खाना बनाने का क्या मतलब है माँ जी? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तू कुछ ज्यादा ही नाजुक है। अरे थोड़ा सा काम क्या करना पड़ा, तू तो बहाने देने लग गई है। मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी बहू। देखिए माँ जी, मैं काम करने से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बस इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि हमारे घर में गिन के 4 लोग ही खाना खाते हैं। तो फिर हम इतना ज्यादा खाना बनाकर अन्न का नुकसान क्यों कर रहे हैं? अरे बहू, अगर घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए तब क्या हम उन्हें ऐसे ही भूखे जाने देंगे क्या? अतिथि भगवान का रूप होता है और भगवान को हम भूखे पेट नहीं जाने दे सकते। अरे क्या माँ जी, आप भी
आज के समय में अगर कोई घर आने वाला होता है तो वो पहले ही बता देता है कि वो आने वाला है और उसके साथ कितने लोग हैं, ये भी वो बता देता है। ऐसे ही कोई अचानक से नहीं आता माँ जी। देख बहू, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तुझे उन बड़े बर्तनों के हिसाब से ही खाना बनाना होगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कभी कोई हमारे घर से भूखा जाए। इस तरह से शोभा अपनी बहू की कोई बात नहीं मानती, जिस वजह से प्रिया को काफी ज्यादा खाना बनाना पड़ता है। फिर कुछ ही दिनों बाद रात में प्रिया को सोते समय बहुत खुजली हो रही होती है और वो बार बार खुजाते हुए अपने पति से कहती है, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है मयंक जी? ना तो इस बिस्तर पर मुझे अच्छे से नींद आती है और ऊपर से सोने के बाद खुजली आती है, वो अलग। पता नहीं प्रिया, मैं तो इतने टाइम से यही रहता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई खुजली नहीं हुई। तभी प्रिया की नजर बेड पर घूम रहे खटमल पर जाती है। छी, इतने दिनों से मैं इन खटमलों के साथ सो रही थी, तभी मुझे इतनी खुजली हो रही थी। छी मयंक जी, आप ऐसे बेड पर कैसे सो सकते हो? पता नहीं प्रिया, लेकिन मुझे आराम से नींद आ जाती है। आपको सोना है तो सो जाओ, लेकिन मुझसे तो अब यहाँ पर नहीं सोया जाएगा। मैं जमीन पर सो जाऊंगी, लेकिन खटमल वाले बिस्तर पर बिल्कुल भी नहीं सो सकती मैं। फिर प्रिया नीचे जमीन पर सोने लगती है। फिर एक दिन जब प्रिया अपनी सास के साथ रसोई में खाना बना रही होती है, तभी छत से पपड़ी निकलकर सीधा प्रिया की बनाई हुई सब्जी में गिर जाती है। देखिए माँ जी, ये मेरे साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से मैं यहाँ पर शादी करके आई हूँ, तब से आज तक ये बहुत बार हो चुका है और इस वजह से मुझे सारा खाना दोबारा बनाना पड़ता है। क्या तू भी बहू, ये तो हर घर में होता है, इसमें मुंह फुलाने वाली क्या बात है? हे भगवान, इनसे तो बात करना ही बेकार है। फिर थोड़ी ही देर बाद जब मयंक ऑफिस से घर आता है, तब प्रिया अपने पति से कहती है, देखिए मयंक जी, अब तक मैं बहुत चुप रही, लेकिन अब और नहीं। ये सड़ा गला ससुराल है, हर जगह कोई ना कोई परेशानी हो रही है। अरे हमारा कमरा ही देख लो, कैसे पानी टपक रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि हमें नया घर बनवा लेना चाहिए। नहीं प्रिया, नया घर बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। माँ और पापा भी इस बात को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी घर है और वो इस घर के साथ समझौता बिल्कुल नहीं कर सकते। रोज रोज की इन्हीं बातों से प्रिया को अपने ससुराल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर कुछ ही दिनों बाद प्रिया की माँ उसके घर आती है और तभी प्रिया सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन उस चाय में पपड़ी भी गिर जाती है और वही पपड़ी वाली चाय प्रिया सबके लिए बाहर लेकर जाती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, ये क्या है बेटा, ये तूने कैसी चाय बनाई है? देखो माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये मेरे ससुराल वालों की गलती है। देखिए माँ जी, पापा जी, अगर हम नया घर नहीं बनवा सकते तो आप घर की मरम्मत तो करवा लो ना। अरे जरा हालत तो देखिए घर की, कितनी बुरी हो गई है। हमारे घर की हालत बिल्कुल सही है बहू, और तू ऐसे रोज कोई ना कोई कमी निकाल कर अपने ससुराल की बुराई मत कर बेटा। क्या सही है पापा जी, मेरे कमरे में छत से पानी टपकता है, रसोई में पपड़ी गिरती रहती है और रसोई घर में मसाले रखने वाले खाने टूटे हुए हैं। अरे अब के टाइम में भी बाथरूम में हैंडपंप है, सोफे तो सोफे कम और पत्थर ज्यादा लगते हैं, बेड में खटमल लगे हुए हैं और आप इसे पुश्तैनी घर कह रहे हो? ये कोई पुश्तैनी घर नहीं है पापा जी। अरे आपने तो इसे कबाड़ खाना बना के रखा है। देख बहू, हम भी इसी घर में रहते हैं और हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और इस घर में हमारे कितने पुश्ते रही है। अरे हमें अच्छे से पता है कि तू आज के समय की लड़की है, इसीलिए तुझे इस पुश्तैनी घर की कीमत नहीं पता। अब भी अगर हम ये घर बेचने जाए तो हमें इसकी अच्छी खासी कीमत मिलेगी। बड़ी आई मरम्मत कराने वाली। इस घर में कोई मरम्मत नहीं होगी, जैसा है वैसे ही काम चलाना होगा। जैसे हम रहते हैं वैसे ही तुझे भी रहना होगा। प्रिया अपने ससुराल वालों को घर की मरम्मत के लिए कई बार बोल चुकी थी, लेकिन कोई भी प्रिया की बात को सुनना ही नहीं चाहता था। फिर कुछ ही दिनों बाद
प्रिया के ससुराल में पूजा होती है, इसीलिए वहां पर पंडित जी आए होते हैं। और वो पूजा करने के बाद जब घर जा रहे होते हैं, तभी शोभा कहती है, ठीक है पंडित जी, आते रहिएगा। फिर पंडित जी अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें बस स्टैंड पहुंचने में देर हो जाती है और तब तक वहां से बस चली गई होती है, इसीलिए उन्हें वापस उनके घर आना पड़ता है। अरे पंडित जी, आप वापस आ गए? हाँ बहन जी, वो मैं अपने घर जा ही रहा था, लेकिन मेरी बस चली गई और अब अगली बस कल सुबह ही आएगी। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आप हमारे घर ही रुक जाइए और आराम कीजिए। पंडित जी अब सड़े गले ससुराल के स्टोर रूम में ही रहते हैं और उस स्टोर रूम में काफी पुराना सामान होता है, जहाँ पर पंडित जी 2 मिनट भी नहीं रुक पाते और तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं। अरे क्या हुआ पंडित जी, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे नहीं नहीं, मैं उस कमरे में नहीं रह सकता। लेकिन क्यों पंडित जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारे घर में रहने में आपको क्या परेशानी हो रही है? अरे आप तो इसे घर कहते हैं, लेकिन ये तो एक खंडर हो गया है। आप घर में चाहे जितनी मर्जी पूजा पाठ करवा ले, लेकिन यहाँ इस घर में शुद्ध वातावरण आ ही नहीं सकता। पुरानी चीजें अगर खराब होने लगती है तो उसे हमें कबाड़ में फेंक देना चाहिए, और वही कबाड़ अगर तुम लोग संभाल कर रखोगे तो वो जगह भी कबाड़ ही कहलाती है। और आपका घर भी कोई कबाड़ से कम नहीं लग रहा। सालों से मैं आपके घर में पूजा करवाते आ रहा हूँ, इसीलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको इस घर से बहुत लगाव है, लेकिन अब आपको इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। लेकिन पंडित जी, ये हमारा पुश्तैनी घर है और इसीलिए हम इसे कभी बदलना नहीं चाहते। वक्त के साथ चलोगे तो कभी नहीं गिरोगे। अरे पूजा करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके घर में स्वच्छता नहीं होती वहां लक्ष्मी माता कभी वास नहीं करती। देखा माँ जी, अब तो पंडित जी भी यही कह रहे हैं कि अब हमें अपना घर बनवा लेना चाहिए। अब तो मान जाइए। लेकिन इतना होने के बाद भी संजय और शोभा को अकल नहीं आती। फिर कुछ दिनों बाद दिन के समय प्रिया अपने कमरे में जमीन पर सो रही होती है कि तभी छत का कुछ हिस्सा बेड पर गिर जाता है और गिरने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। हे भगवान, ये छत तो गिर गई है, लेकिन तुम ठीक तो हो ना प्रिया? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा भी हूँ। अरे मैंने आप सबसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे की छत से पानी गिर रहा है और हमें उसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए, लेकिन आप में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। वो तो अच्छा है कि बेड पर खटमल लगने के कारण मैं जमीन पर सो रही थी, वरना ये छत तो मेरे ऊपर ही गिर जाती और आज मुझे अगर कुछ हो जाता तो मैं आपके इस पुश्तैनी घर में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाती और शायद तभी आपके मन को सुकून मिलता। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है और हमें माफ कर दे। आज तक तू बिल्कुल सही कह रही थी। अरे हम ही बेवकूफ थे जो अपने पुश्तैनी घर को लेकर बैठ गए, जबकि ये घर तो एकदम सड़ा गला बन गया है। हाँ बहू, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम इस घर की मरम्मत जरूर करवाएंगे। इस हादसे के बाद सबको अकल आ जाती है और फिर उस घर की मरम्मत होने के बाद सभी लोग उसमें खुशी से रहने लगते हैं। आंचल अपनी जेठानी उर्वशी, जेठ राज, पति क्रिश और सास रमा के साथ रहती है। जेठानी उर्वशी बहुत ही चुलबुली और नालायक किस्म की होती है। एक दिन की बात है। क्या बात है उर्वशी दीदी, आप मुझे कुछ बताने वाली थी ना? क्या हुआ है? इतनी सुबह सुबह आपको मुझे क्या बताना है? वो आंचल, दरअसल बात ऐसी है ना, अब ये तो मुझे तुम्हें बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, बताना तो पड़ेगा ही। मेरी सहेली है ना निहारिका, उसने देवर जी को पार्क में एक लड़की के साथ देखा था, वो भी कई बार। और आज की ही बात है, जब मैं भी मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी तब मैंने भी उन्हें एक लड़की के साथ देखा है। उन दोनों के हाव भाव देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो दोनों तो सिर्फ दोस्त थे।
वो सब मुझे दोस्ती से बढ़कर ही लग रहा था। सच में आंचल, तुम्हारी कसम। क्या? हाँ आंचल, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। देवर जी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मैं सोचूं कि देवर जी जो एक समय पर घर में सबसे लेट उठते थे, अब पिछले कुछ दिनों से ही वो इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हैं? और तो और वो अब कितने ब्यूटी कॉन्शियस भी हो गए हैं। अपने कपड़ों का और बालों का कितने अच्छे से ध्यान रखते हैं वो। सुबह जाने के लिए वो रोज नए नए स्पोर्ट्स वेयर पहनते हैं। शायद आप सही कह रही हो दीदी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे भी क्रिश के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे आंचल, इससे पहले कि तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल जाए, उसे अपने काबू में रख लो। मैं तुम्हारे भाई साहब के साथ कितनी सख्ती से रहती हूँ, ये तुम बखूबी जानती हो। ये आदमी लोग एक नंबर के नालायक होते हैं, इन्हें तो मुट्ठी में रखना चाहिए। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी भलाई के लिए मुझे ये जानकारी दी। अब आने दो क्रिश को, आज तो मैं उसका ऑमलेट ही बना दूंगी। हाँ, आंचल क्रिश को मारने के लिए दरवाजे पर चप्पल लेकर खड़ी रहती है, और जब क्रिश घर पर आता है तभी। अरे क्या हुआ आंचल, यूं सुबह सुबह तुम दरवाजे पर चप्पल लेकर क्यों खड़ी हो? अरे ओ कलमुही, ये सब क्या चल रहा है? इस चप्पल से क्या करने वाली है तू? आपके इस नालायक बेटी की आरती उतारने वाली हूँ मैं। बेवफा धोखेबाज आदमी, वो पार्क वाली चुड़ैल कौन है? और तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर चल रहा है? शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरी लड़कियों पर डोरे डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ? इतना कहकर वो उसे मारने लगती है। अरे नहीं, अरे माँ बचाओ। अरे रुक जा डायन, मेरे बेटे को क्यों मार रही है? सास के रोकने के बावजूद भी आंचल रुकने का नाम ही नहीं लेती, और वो अपने पति की कुटाई करना जारी रखती है। और अपनी देवरानी को इतना शोर मचाते हुए देखकर उर्वशी को बहुत मजा आता है। इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अरे यार आंचल, भगवान कसम यार, मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। प्लीज मेरा विश्वास करो, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? चुप रहो तुम, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। उस दिन तुम उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। अरे आंचल, वो मेरी बहन जैसी है, ट्रस्ट मी। मैं तुम्हारे अलावा और किसी से भी प्यार नहीं करता। आंचल बहू, अरे कौन सा भूत गया है तेरे अंदर? मेरा बेटा तुझसे कब से कह रहा है कि इसका किसी के साथ भी कोई चक्कर वक्कर नहीं है, तो तू इसका भरता क्यों बना रही है? आज तुम्हें बख्श रही हूँ मैं क्रिश, लेकिन अगर कल उस भूतनी के साथ मुझे तुम दिखाई दिए, या फिर किसी ने अगर मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर आंचल अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन जब आंचल कहीं तैयार होकर जा रही होती है, तभी उर्वशी वहां पर आती है। उर्वशी दीदी, अच्छा हुआ आप मिल गई। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे मेरी देवरानी तो एकदम सुपर मॉडल है, लेकिन गली में कुछ जल कुकड़े लोग हैं जिनसे तुम्हारी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? और कौन है वो लोग? अब तुम्हें मैं क्या बताऊं आंचल, कल ही जब मैं सब्जी लेने जा रही थी, तब वो पड़ोस की रिंकू और शीतल मुझे देखकर कह रहे थे कि इसकी देवरानी कितनी मोटी और बदसूरत है, और ये कितनी सुंदर है। मैं उन्हें डांटने जा ही रही थी कि तभी अचानक से वहां पर राज आ गया और हमें निकलना पड़ा। लेकिन वो दोनों अगर मुझे वापस दिखाई दी ना, तब तो मैं उन्हें जमकर सुनाऊंगी। उस शीतल और रिंकू की तो ऐसी की तैसी। आप कुछ मत कीजिए दीदी, मैं ही उन्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह एक बार फिर से उर्वशी आंचल को गुस्सा दिला देती है, और उसके बाद आंचल
तुरंत शीतल और रिंकू के पास चली जाती है और छुप छुप कर उर्वशी भी उसके पीछे चली जाती है। क्यों रे डायनो, क्या बकवास कर रही थी मेरे बारे में? जल कुकड़ी कही कि अरे मोटी बहस होगी तुम दोनों, मेरी खूबसूरती से जलने वाली हो। तुम दोनों का मुंह काला। मैं तुम दोनों को मन से श्राप देती हूँ कि तुम दोनों को गंदा वाला बवासीर हो जाए और तुम्हारे घर का पानी ही चला जाए। अरे ओ पागल खाने से छूटी हुई बेवकूफ औरत, क्या गंद बके जा रही है कब से? आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तो गुस्से में इतना तिलमिला रही है? और नहीं तो क्या, और तुमसे हम क्यों जले बहन? तुम क्या कोई हूर की परी हो क्या? और हाँ, हम तुम्हारे जैसे नालायक नहीं है जो पीठ पीछे बातें बनाए और दूसरों की बुराइयां करे। सही कहा रिंकू ने, हमें जो भी बोलना होता है वो बात हम मुंह पर बोल देते हैं। जरा जाकर अपने कान चेक करके आओ, कुछ भी सुनती हो और कुत्ते की तरह भौंकते हुए चली आती हो। पागल कहीं की। चलो जाओ अब यहाँ से, मुझे जब जाना है तब मैं जाऊंगी। ये रास्ता तुम्हारे कोई बाप का रोड नहीं है, समझी ना? जा रही हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ सुनने में आया और फिर से तुमने कुछ बोला तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। गली में हो रहा ये तमाशा हर कोई देख लेता है और उर्वशी भी छुप छुप कर इस पूरे तमाशे का जमकर मजा लेती है। फिर एक दिन, अरे उर्वशी बहू, मुझे तो आंचल बहू की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं इसे क्या हो गया है, पिछले कई दिनों से वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है और तो और वो तो सबके साथ बड़े अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है। हाँ माँ जी, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आंचल के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। हे भगवान जी, मेरी बहू को बचा लो और इसे चांडाल से शांत बना दो। तभी वहां पर राज आता है। ओफो माँ, आप दोनों भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। अरे जरूरी नहीं कि इंसान हर वक्त बस शांत ही रहे, वक्त आने पर हर किसी को रिएक्ट करना ही चाहिए, फिर चाहे वो हद से ज्यादा गुस्सा ही क्यों ना हो। समझ गए आप दोनों? ये मेरा नालायक पति भी ना, इस लुक्खे ने तो आंचल को अपनी बहन बना के रखा है। लगता है अब अगला बार इसी के नाम पर करना होगा। फिर एक दिन, उर्वशी दीदी, आज राज भाई साहब की छुट्टी है ना, तो मैं उनके लिए उनके पसंद के स्प्रिंग रोल बना देती हूँ। और हाँ, उन्हें अंजीर की बर्फी भी बहुत पसंद है, मुझे बता रहे थे, इसीलिए आज तो मैं वो भी बना देती हूँ, उन्हें बहुत पसंद आएगी। आंचल, बुरा मत मानना, लेकिन क्या दीदी, बोलिए ना। अरे आंचल, तुम्हारे भाई साहब को तुम्हारे हाथ का खाना अब इतना पसंद नहीं आता, उन्हें मत बताना। लेकिन वो पिछली बार मुझसे कह रहे थे कि आंचल आजकल तो बहुत ही बुरा खाना बनाने लगी है, फिर चाहे वो कोई भी डिश हो, उसे तो कुछ जमता ही नहीं है। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई साहब ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है दीदी, अगर उन्हें मेरे हाथ का कुछ नहीं खाना है तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी, ये सब खाना आप ही बना दीजिए। फिर दोपहर में राज घर पर आता है और वो आंचल से कहता है, अरे आंचल, आज क्या बनाया है खाने में? हर छुट्टी के दिन तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हो, तो आज क्या बनाया है बहना? चुप रहिए भाई साहब, आप तो एक नंबर के ढोंगी हो। ये बहन तो बस अपनी कड़वी जबान से बोलने के लिए बोलते हो, लेकिन अगर मुझे आप बहन मानते तो मेरे खिलाफ ऐसी बातें कभी नहीं करते। अरे आपको तो मेरे हाथ का कुछ पसंद भी नहीं आता, तो मैं आपके लिए खाना क्यों बनाऊं? जाइए, जिसके हाथ का खाना पसंद है उसी के हाथ का खाइए। और खबरदार, मुझे अपनी बहन मत मानना आप।
क्योंकि मुझे आप जैसे लुक्के भाई की कोई जरूरत नहीं है। झूठे हो आप एक नंबर के। क्या? अरे आंचल, ये सब तुम क्या बोल रही हो? और ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हारे खाने की कब बुराई की है? सच में आंचल, सही कहते हैं सब लोग, तुम वाकई में पूरी तरह बदल गई हो। ये देखकर उर्वशी को बहुत मजा आता है। फिर एक दिन जब सास रमा का फोन सोफे पर पड़ा होता है, तभी मौके का चौका मारते हुए उर्वशी उसके फोन को हाथ में लेकर अपने दूसरे फोन को लेकर चैटिंग करती है। मेरे पास तो दो दो फोन नंबर है और दूसरा वाला फोन नंबर किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राज को ही पता है उसके बारे में। और अब मैं माँ जी के फोन से अपने दूसरे वाले फोन नंबर पर मैसेज पर बात करूंगी और जब आंचल यहाँ पर आएगी तब उसे ऐसा ही लगेगा कि माँ जी तो सच में अपनी किसी सहेली से बात कर रही है। फिर उर्वशी सास के फोन से अपने दूसरे फोन नंबर पर ढेर सारे बुरे बुरे मैसेजेस करती है और उस फोन को खुला ही रखकर वो वहां से चली जाती है। फिर 2 मिनट बाद में आंचल फर्श पर झाड़ू मारते हुए वहां पर आ जाती है और वो रमा के फोन में सारी चैटिंग देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या? मेरी छोटी बहू तो एक नंबर की कामचोर और नालायक है। ऐसा लगता है कि क्यों मैंने अपने क्रिश की शादी करा दी उस चुड़ैल के साथ। 24 घंटों बस गरम लोहे की तरह तपती रहती है। ये तो माँ जी का फोन है और ये मेरी बुराई अपनी सहेली से कर रही है। माँ जी! आंचल की आवाज सुनकर रमा वहां पर आ जाती है। अरे क्या हुआ है? कोई मर गया है क्या? ये सब क्या है माँ जी? आप मेरी बुराइयां बाहर के लोगों से करने लगी हो। ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? फिर रमा को मैसेजेस के बारे में जब पता चलता है तब वो जानकर बहुत हैरान रह जाती है। अरे ओ बेवकूफ औरत, सटिया गई है क्या? ये सारी चैटिंग मैंने नहीं की है और ये तो कोई अननोन नंबर है। इसे तो मैं जानती भी नहीं और ये मेरी कोई सहेली वहेली नहीं है। अरे अगर आपके फोन में आपने चैटिंग नहीं की है तो ये सारे मैसेजेस भूत ने भेजे हैं क्या? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो आप? मैं भी क्या बोल रही हूँ? एक पागल बुढ़िया ऐसी ही बातें करेगी ना। ए बदतमीज लड़की, बस बहुत हो गया तेरा। हाँ तो आपका भी बहुत हो गया है माँ जी। इसी फोन से मजे से चैटिंग करके मेरी बुराई की है आपने और ऊपर से मुझसे झूठ बोल रही हो कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब तो मैं आपका यह फोन तोड़कर ही रहूंगी। इतना कहकर आंचल रमा का फोन जमीन पर पटक देती है और उसके बाद रमा आंचल को बहुत बुरा भला बोलती है और ये सारा तमाशा उर्वशी बड़े मजे से दूर खड़े रहकर देखती रहती है। अरे कौन कहता है कि असली मजा तो सिर्फ टीवी में ही होता है? मुझे देखो, बिना टीवी ऑन किए मुझे तो असल में एंटरटेनमेंट मिल रहा है। क्या लाइफ है मेरी। लड़ो लड़ो और लड़ो, इन्हें देखकर मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और इस प्रकार उर्वशी ऐसे ही अपनी देवरानी को भड़का भड़का कर अपना मनोरंजन करना जारी रखती है और घर में किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ती। मुस्कान अपनी माँ देवयानी, भाई अवध और भाभी करिश्मा के साथ रहती है। मुस्कान को पत्थर खाने की बहुत बुरी आदत होती है, या मानो उसका एक नशा ही चढ़ चुका होता है। इसीलिए वो अपने घर वालों से छुप छुप कर पत्थर खाती रहती है। हे भगवान, क्या सुख है इस पत्थर को खाने में। उफ, ये तो सच में एक नशा ही है। हाय हाय हाय, खाते रहो तो बस खाने का ही मन करता है। तभी वहां पर करिश्मा आती है। क्या मुस्कान, तुम यूं चुप चुप कर क्या चबा रही हो? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं करिश्मा भाभी, मैं कहाँ कुछ चबा रही हूँ।
लगता है आपके कान कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो खोलो अपना मुंह और बताओ मुझे, क्या खा रही थी तुम? हाँ? अरे नहीं भाभी, वो वो ना। उतने में मुस्कान उस पत्थर को निगल लेती है। ये देखिए, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद आ जाना बाहर। खाने के लिए सभी तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाभी, आ जाऊंगी मैं। फिर करिश्मा वहां से चली जाती है। उफ, आज तो मैं बाल बाल बच गई। वरना अगर किसी को पता चल जाता कि मैं दिन रात सुबह शाम पत्थर खाती हूँ तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन दिन ब दिन घर वालों को धीरे धीरे मुस्कान पर शक होने लगता है। और ऐसे ही एक रात देवयानी उसे पत्थर खाते हुए पकड़ लेती है और उसे खूब सुनाती है। हे भगवान! अरे नालायक लड़की, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तू ये घटिया सी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे माँ, आप तो मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे मैंने कोई गलत काम ही कर दिया है। अरे मुझे इन पत्थरों को खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इन्हें खा रही हूँ। अब आप मेरा खून मत चूसो और चली जाओ यहाँ से। निर्लज्ज लड़की, ये सब कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अगर आइंदा से तू मुझे इन्हें खाते हुए दिखी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी कि नहीं? फिर देवयानी अगले दिन सबको मुस्कान के पत्थर खाने के बारे में बता देती है। और वो जानने के बाद में करिश्मा और अभय भी मुस्कान को डांट लगाते हैं। लेकिन निर्लज्ज मुस्कान किसी की एक बात नहीं सुनती। उस पर किसी का भी डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो वो निर्लज्ज की तरह सबके सामने सरे आम पत्थर खाती रहती है। ये क्या है मुस्कान? इतना समझाने के बावजूद भी तुम इन पत्थरों को फिर से खा रही हो? अरे तुमने तो इसे अपना खाना ही बना लिया है मुस्कान। तुम्हें सच में कोई लाज शर्म नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होती तो तुम इन पत्थरों को खाना छोड़ चुकी होती। अरे क्या आप दोनों बात का बतंगड़ बना रहे हो? देखिए भैया भाभी, ये पत्थर नहीं है, ये मेरी सुकून की दवा है। मेरा चकना, मेरा स्टार्टर है। इसके बाद ही मेरे पेट में खाना जा सकता है। हे भगवान, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। इससे पहले कि ये लड़की मुझे हार्ट अटैक दिला दे, उठा ले मुझे तू। मुस्कान की पत्थर खाने की गंदी आदत कम होने की जगह अब दिन ब दिन बढ़ने ही लगती है। फिर एक दिन जब घर में देवयानी की सहेली रत्ना अपनी बेटी संजना के साथ आती है, तभी संजना अपना नाश्ता लेकर मुस्कान के कमरे में आती है और उसके साथ गप्पे मारने लगती है। और मुस्कान, कैसी चल रही है तेरी कॉलेज की पढ़ाई? बस एकदम बढ़िया संजना। लेकिन संजना, तू ये सब क्या खा रही है? अरे ये स्नैक्स तो मुझे देवयानी आंटी ने दिए हैं। ये खाकरा तो सच में बहुत मस्त बना है। तेरी भाभी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। मेरी भाभी एकदम बढ़िया खाना बनाती है। लेकिन मुझे इन खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है संजना, क्योंकि मेरा फेवरेट आइटम तो ये है, मेरा दगड़ू। क्या? अरे लेकिन मुस्कान, ये तो एक पत्थर है ना? हाँ, ये एक पत्थर ही है, लेकिन बहुत टेस्टी है। इसके सामने तो सारे अच्छे अच्छे फूड आइटम फेल हो जाते हैं। तू एक बार इसे खाकर तो देख। लेकिन इसके क्या टेस्ट होगी? और अगर मेरे दांत टूट गए तो? ये तो दिखने में भी कितना अजीब लग रहा है। देख संजना, दिखने में तुझे जितना अजीब लग रहा है उतना ये बिल्कुल भी नहीं है। अरे एक बार चक्कर तो देख। और इसमें तो ढेर सारा कैल्शियम होता है। दूध पीने से, दवाइयाँ खाने से या फिर डॉक्टर के पास जाने से अच्छा तो यही है ना कि कम खर्चे में ये पत्थर खाओ। क्या बोल रही है तू? सच में? अगर ऐसा है ना
तो मैं भी इसे टेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझ में कैल्शियम की बड़ी कमी है। डॉक्टर ने मुझे इसके लिए टैबलेट्स भी दी है। अरे उन टैबलेट्स को मार गोली, और ये ले, इसे खा। फिर संजना उस पत्थर को खाती है। अरे वाह, ये तो वाकई में टेस्टी है और करारा भी। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। है ना? इसीलिए मैंने तुझे कहा था। देख, अगर तुझे चाहिए तो तू ये मेरा वाला पत्थर ले जा सकती है। अरे मुस्कान बिटिया, संजना बिटिया, जरा यहाँ तो आओ। आई माँ। फिर संजना और मुस्कान दोनों बाहर चली जाती है, और जब रत्ना संजना को पत्थर खाते हुए देख लेती है तभी वह बहुत गुस्सा हो जाती है। संजना, ये तू क्या खा रही है? किसने दिया ये तुझे? ये एक पत्थर है माँ, मुस्कान ने मुझे दिया है। बहुत यम्मी होता है ये, इसमें ढेर सारा कैल्शियम भी होता है। आप भी थोड़ा खा कर देखो, आपके घुटनों के दर्द के लिए अच्छा रहेगा। अरे चुप कर और जा, फेंक कर आ इसे, फेंक। अरे देवयानी बहन, कुछ अकल वकल है या नहीं आपकी बेटी में? अरे कॉलेज में पढ़ने जाती है या फिर ये सारे सस्ते नशे करने जाती है? छी छी छी, इससे ये उम्मीद नहीं थी हमें। जरा अपनी बेटी को संभाल कर रखो, वरना इसके कारण हमारी बेटियां भी इसी की तरह नशेड़ी हो जाएगी। रत्ना बहन, माफी चाहती हूँ, लेकिन देवयानी कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन रत्ना उसकी बात नहीं सुनती और संजना को लेकर वहां से चली जाती है। और इस वजह से देवयानी बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे कुलटा कुलक्षिनी, क्या जरूरत थी तुझे संजना को वो पत्थर देने की? तुझे हम सब ने कितना समझाया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती? ये सस्ते नशे करके तुझे क्या मिलता है? इसे खाकर कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि तेरी तबीयत पर ही असर होने वाला है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे खाने के बहुत फायदे हैं। इसमें कैल्शियम होता है, और वैसे भी मैं थोड़ी ना कोई सिगरेट पीती हूँ या फिर दारू या गांजा का नशा करती हूँ। इतना संस्कारी और सस्ता नशा करने के बाद भी आप लोग मुझे इतने जहरीले ताने क्यों दे रहे हो? मुस्कान, अपनी ये बकवास बंद कर और इस पत्थर का सेवन करना बंद कर दे। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। इसे खाने से तुम्हें बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती है। और नहीं तो क्या, रत्ना आंटी के सामने बेइज्जती तो हो गई, अब वो दिन भी दूर नहीं जब पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती होगी हमारी। अरे इसमें कौन सी बेइज्जती हो गई आपकी? और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो होने दो। मैं कोई बेवड़ी थोड़ी ना हूं या नशेड़ी हूं। ये पत्थर मेरे जीने की जड़ी बूटी है, और इसे खाने से मेरा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। इसीलिए आप लोग चाहे कुछ भी कीजिए, मैं इसे खाना बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगी। सबके लाख समझाने के बावजूद भी देख मुस्कान किसी की एक नहीं सुनती। अब घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये निर्लज्ज लड़की तो किसी के सुनने से रही, पता नहीं ये सब करके क्या मिलता है इसे। देखिए माँ जी, अब हमें ही इसकी गंदी आदत छुड़वानी होगी। मेरी माँ से मैंने बात की थी और वो कह रही थी कि मुस्कान को रात में सोने से पहले अजवाइन का चूरन दे दे, उससे उसका पत्थर खाने का नशा खत्म हो जाएगा। लेकिन करिश्मा, तुम्हें पक्का पता है क्या कि ये सब सच में काम करता है? देख अभय बेटा, अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं मेरी बेटी के लिए ये छोटा सा काम तो कर ही सकती हूँ। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ साथ हम लोग मुस्कान की गैर मौजूदगी में उसके कमरे के पत्थर गायब कर देंगे, तब तो वो उन्हें खा ही नहीं पाएगी। हाँ बहू, ये भी सही रहेगा। फिर वो सभी लोग मुस्कान के कमरे में से वो पत्थर कहीं और छुपा देते हैं, और रात में जब मुस्कान उन सबको गायब देखती है तब वो हॉल में आती है। मुस्कान बेटी,
ये ले, ये अजवाइन का चूरन है, इससे तेरा खाना हजम हो जाएगा और साथ ही मेरे पत्थर खाने की आदत भी छूट जाएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? और तो और, आप लोगों ने मेरे पत्थरों को भी गायब कर दिया है ताकि मैं उन सबके नशे से मुक्त हो जाऊं। क्यों, यही इरादा है ना आपका? मुस्कान, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मुस्कान, ज्यादा इतराओ मत। हाँ, किया है हम लोगों ने गायब, क्योंकि तुम तो उसे खुद से खाना बंद नहीं करने वाली। खैर, मैं आप सबको ये बताने आई थी कि आप लोग चाहे कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कितनी भी तरकीबें आजमा लो, लेकिन मैं तो मेरे मन की ही करूंगी। मेरे पास ढेर सारा स्टॉक पड़ा है पत्थरों का, जो हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। इसीलिए मुझे उन गायब हुए पत्थरों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब सब मिलकर खाना खाते हैं। इतना कहकर मुस्कान डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और खाने की राह देखती है। लेकिन तभी देवयानी वहां पर आती है। उठ यहाँ से, तुझे अब खाना और पीना कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत मजा आता है ना तुझे उन पत्थरों को खाने में। अब जा, उसे ही खाना और पानी समझकर खा ले। आज के बाद तुझे इस घर में ना तो अन्न का निवाला मिलेगा और ना ही पानी की एक बूंद। क्या? चल दफा हो जा अब और अपने कमरे में जाकर पत्थर खाती बैठ। मुस्कान को उस दिन कोई खाना नहीं मिलता और थोड़े दिनों बाद पत्थर का ज्यादा सेवन करने के कारण मुस्कान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और उस दर्द के कारण उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। मुस्कान को किडनी स्टोन हो गया है। क्या? ये सब उस पत्थर को खाने के कारण ही हुआ है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, अगर उससे कोई फर्क पड़ा तो वेल एंड गुड, वरना हमें मुस्कान का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन की बात सुनकर मुस्कान और बाकी घर वाले बहुत डर जाते हैं। देवयानी तो बहुत गुस्सा भी हो जाती है। देखा तूने, देखा अपनी बेवकूफी का नतीजा। बार बार मना कर रहे थे, लेकिन ये बेवकूफ लड़की ने किसी की नहीं सुनी, बस अपनी मन की ही करती रही। अब देख क्या होने वाला है। तुझमें तो जरा सी भी अक्ल नहीं है। अरे हम लोग क्या पागल थे क्या, जो तुझे इतना समझा रहे थे? मुझे माफ कर दो माँ, भैया भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप सबने मुझे कितना रोका, कितना समझाया, लेकिन फिर भी मैं अपनी मनमानी करती गई और पत्थर को खाने का नशा करती रही। लेकिन अब मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं उस पत्थर को खाना तो क्या, उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। लेकिन प्लीज माँ, मुझ पर गुस्सा मत हो और मुझे माफ कर दो। और इस तरह अंत में मुस्कान की अकल ठिकाने पर आ जाती है और थोड़े महीनों बाद दवाइयों के असर से ही वो ठीक हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का नशा करना बंद कर देती है।